नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास निरंतर चल रही है और यह क्लास आपका ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी है जो बेहद नज़दीक आपका एग्जाम आ चुका है। 27 अप्रैल को यह एग्जाम होना है और इसकी तैयारी में हम भी अपनी क्लास के तैयारी के अंतिम पड़ाव में लगभग हैं। जैसा कि दोस्तों इस प्रिपरेशन में हमारा जो मेन फोकस था या मेरा जो उद्देश्य था वो 65 नंबर का जो क्वेश्चन करवाना है उसको लेके था, क्योंकि इसका सिलेबस नया है और आपको ध्यान रखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट में कोई भी अवेलेबल बुक वगैरह भी सही नहीं है। जो है भी उनका सोर्स या समझ लीजिए उनमें बहुत गलतियां हैं, साथ साथ में वो परफेक्ट भी नहीं है। तो 65 नंबर को हम टारगेट में लेके चल रहे थे, क्योंकि आपका जो आने वाला यूपी स्पेशल है वो सिलेबस जो है वो बहुत लोग बहुत दिनों से अपना पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई की बात नहीं थी। 65 क्वेश्चन को टारगेट में लेके हुए हम चल रहे हैं और इसी 65 नंबर क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन जो आने हैं एग्जाम में, इसकी बेहतरीन तैयारी है। तो हमारी निरंतर क्लास चल रही है और इस क्लास के आपके सीरीज में आज हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं जहां पे आपको यह बताना आवश्यक हो गया है कि आप अब अपने आप को कैसे रिलेट कर पाएंगे। जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें वह कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह जानना आप खुद आज इसको प्रूव हो जाएगा, खुद समझ जाएंगे आप। जैसे जो विगत हमारी जो 2 क्लासेस हुई हैं मैंने बताया है, उसको जिन्होंने ना देखा हो उसको जरूर देखिए। वो जो 2 क्लासेस हैं जो लगभग 2-2 घंटे की हैं, जिसमें आपका मैंने 73वां 74वां संविधान संशोधन, साथ साथ में पेशा एक्ट और एक क्लास में पूरा आपका जो यूपी पंचायती राज अधिनियम है 1947 का, उसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। और साथ साथ में उसमें इतनी चीजें आपको बताई गई हैं कि आगे जितने भी सिलेबस में जो आपके पाठ्यक्रम में जो हैं वह सब उसी पे आधारित है। ये समझ लीजिए वो 2 क्लास ऐसी हैं जिससे अगर आप देखें तो लगभग 30 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। डायरेक्ट धाराओं के रूप में, डायरेक्ट आपके अनुच्छेद के रूप में, बहुत सारे फैक्चुअल जो पॉइंट है वहां पे, उससे साथ साथ में जो आगे की यूनिट है या सिलेबस में जो आगे के पाठ्यक्रम है बिल्कुल उसी पे बेस है। जैसे अगला जो आज हम देखेंगे जिसमें आपका पंचायती राज जो व्यवस्था देखना है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उसमें कई सब यूनिट हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे पंचायतों का निर्वाचन, आरक्षण, साथ साथ में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उसके कर्तव्य। अब ये बताइए पिछली क्लास जो हमारी हुई है पंचायती राज अधिनियम में, उसमें क्या मैंने ये सारी चीजें नहीं बताई हैं? विधायी प्रावधान जो लीगल प्रोविजन है, क्या वो आपका पंचायती राज अधिनियम नहीं है उत्तर प्रदेश का? क्या वो संविधान संशोधन नहीं है? तो बस वही है घूम फिरा के वही है। तो आगे की यूनिट में जो भी कुछ आएगा उसी पे बेस आएगा। जो चीजें वहां पे क्लास में बताते हुए छोड़ा था कि इसको अगली क्लास में देखेंगे, अब हम उस पर चर्चा देखेंगे। मेरा बेसिकली बताने का ये तात्पर्य है कि आप अगर उन दोनों क्लासेस को देख लेते हैं जो 2-2 घंटे की लगभग है, तो आपके 50% इस पंचायती राज अधिनियम के जो पाठ्यक्रम में है वह कंप्लीट हो जाएगा। यानी 4 घंटे में आपको समझ लेना है कि ये मान के चलना है कि अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन वहां से आने ही आने हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और आज हम अपने अलग क्लास में स्टार्ट करेंगे और जो कुछ बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो बिफोर एग्जाम 2 दिन पहले प्रयास रहेगा, 2 दिन पहले आपका पूरा ये पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए। और अगर समय बचेगा तो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी देखेंगे। फिलहाल आज की चर्चा को हम स्टार्ट करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ में अगर क्लास पसंद आए, सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए। कुल मिला के आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है और जो ये आपका सहयोग करते हैं, जो आप फीडबैक देते हैं, फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस मोटिवेशन से क्या होता है कि मुझे निरंतर आपके सामने प्रस्तुत होने का जो है
उत्साह ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार ध्यान में रखते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। चलिए अब विलंब न करते हुए, जैसा कि मैंने यूनिट में बताया कि अब देखेंगे आपका जो अगला यूनिट है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। अब इसके अंतर्गत अगर इस अध्याय की बात करें तो इसमें कई सारी छोटी छोटी यूनिट हैं, जैसे आपका निर्वाचन, आरक्षण, साथ साथ में पंचायतों की शक्तियां, आपका उत्तरदायित्व और साथ में कर्तव्य, ये सारी चीजें इस सिलेबस के अंतर्गत हैं। अब अगर देखें तो मोटे तौर पे मैं पूरा इसको बता चुका हूँ, जितने भी इसमें सब यूनिट हैं वो सब चर्चा हो चुकी है, बट आपको फिर से वही समझाना है कि किस प्रकार जो मेरी क्लासेस हुई हैं वह आगे चल के सारी जो पाठ्यक्रम है उस पर बेस है। अब देखिएगा, तो आज की चर्चा में हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें एक यूनिट है पंचायतों का विधायी स्वरूप। अब विधायी स्वरूप में आपको लीगल जो प्रोविजन है वो देखना है। तो लीगल प्रोविजन में अगर बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका भारत देश में अगर बात करें तो पंचायतों के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1947 में यह पंचायती राज अधिनियम बन चुका था, जिसको बोलते थे संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। अब यह बना और साथ साथ में इसमें ध्यान रखना है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग अधिनियम था जो 1961 में बना था। अब उसकी बात करें तो इसमें संविधान के भाग 4 में, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान जो भाग 4 है जिसमें पंचायत जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 37 से 51 तक। इसमें जो आर्टिकल 40 है उसमें दिया गया है कि राज्य जो है पंचायती राज संस्थाओं का, ग्राम पंचायतों का स्थापना करेगा, और स्थापना ही नहीं करेगा, उनका विकास इस तरह से करेगा ताकि वे स्वशासन की इकाइयां बन सके। तो ये पूरी परिभाषा है आपका अनुच्छेद 40 का, और उसी के तहत बहुत सारे राज्यों ने प्रयास किया अपने अपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों की स्थापना करने की। तो यह बात ध्यान रखनी है। तो ये भी एक विधायी संवैधानिक प्रावधान है, ऊपर विधायी प्रावधान है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1961 और 62 से ही स्थापित हो रही है, वहां से लागू है, इसको भी ध्यान रखना, फैक्चुअल पॉइंट है। उसके बाद बात करें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन, मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। तो उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन जो ये आपका 1961 का क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम था, और साथ साथ में 1947 का पंचायती राज अधिनियम था, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। इन दोनों को आपका संविधान संशोधन 1973 के रूप में या एक रूपता दोनों में लाने के लिए यह संशोधन आया। कोई अलग से कानून नहीं, बट बस यही संशोधन आ गया, और इस संशोधन को 1994 में प्रदेश में पारित किया गया। और साथ में अगर बात करें तो 22 अप्रैल 1994 को यह संशोधन लागू हुआ। अगर बात करें तो प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से ही पंचायतों की स्थापना हुई है, और तत्कालीन प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या पर 35,000 ग्राम पंचायतें थीं, और साथ साथ में वहां पे अगर बात करें तो 8,000 न्याय पंचायतें थीं। तो इस प्रकार 35,000 ग्राम पंचायत तथा 8,000 न्याय पंचायतें स्थापित की गई। 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना प्रदेश में हो गई थी, और तब उस समय अगर बात करें तो जनसंख्या जो प्रदेश की थी वह 5 करोड़ 40 लाख थी। तो इस प्रकार 1949 से ही पंचायतों की स्थापना हो गई है प्रदेश में। और अगर बात करें तो वर्तमान में पंचायत का जो पहला चुनाव हुआ 1949 में हुआ पंचायतों का चुनाव, और आखिरी जो चुनाव हुआ 2021 में हुआ है आपका 12वां चुनाव 2021 में संपन्न हुआ। और वर्तमान में अगर बात करें तो 58,754 ग्राम पंचायतें हैं। हालांकि इस पे बहुत ही विरोधाभास है, इस डाटा को आप याद रखिए या छोड़ दीजिए, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि जो पंचायती राज विभाग है प्रदेश का उसमें यह 58,000 कुछ दिया है। कहीं कहीं पे आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें तो प्रदेश सरकार में उसमें अलग डेटा है, साथ में कोई पुस्तक देखते हैं तो वहां पे अलग डेटा है। तो ये अलग अलग डेटा है, इसको आप याद रखें या नहीं याद रखें, मैं इसकी एथेंटिसिटी का जो है पूर्ण जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि जब सरकार के विभाग साथ साथ में सरकार की वेबसाइट पे ही अलग अलग डेटा है तो मैं नहीं बता सकता। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रमाणित मैं नहीं कर पाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं।
अब वहां पे देखेंगे कि जो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे। तो 57,000 उसमें कुछ दिया हुआ है आपका सरकार की वेबसाइट पे, 58,000 आपका जो है पंचायती राज विभाग है उस पे दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात है कि क्षेत्र पंचायत जो है कितनी है, यह बिल्कुल हर जगह एक है। तो 826 क्षेत्र पंचायत है, 826 क्षेत्र पंचायत, और साथ साथ में 75 जिला पंचायत है। तो 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायत होगी। तो 75 जिला पंचायत आपको याद रखना है। 826 आपका जो है क्षेत्र पंचायत, जो ब्लॉक पंचायत होता है वो है क्षेत्र समिति, क्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र पंचायत जो सेकंड लेवल का है। तो इस प्रकार ये वर्तमान में कार्यरत हैं। अब अगर बात करें तो अब हम देखेंगे इसमें निर्वाचन वगैरह मैं बता चुका हूँ, कैसे कैसे निर्वाचन होता है सदस्यों का, ये सारी चर्चा हो चुकी है। तो इसमें सिलेबस में ही दिया है कि निर्वाचन और आरक्षण। अब आप बताइए, निर्वाचन मैंने नहीं बताया क्या, आरक्षण मैंने नहीं बताया क्या? दो दो बार मैंने आरक्षण का उल्लेख किया है। आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में भी है, आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भी है। तो इस प्रकार आरक्षण आप याद हो गया होगा। अगर आपने उन क्लासेस को देखा है तो 100% आरक्षण और बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया। फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। आरक्षण की बात करें तो उसमें आपका 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें आपका SC ST को आपके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और ये जितना आरक्षण SC ST को दिया जाएगा, इनमें से 1/3 SC ST की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। साथ में बात करें तो आपका महिला के लिए पूरी तरीके से अगर देखें सामान्य और सब कुछ, तो टोटल महिला का आरक्षण 1/3 है। लेकिन इन SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, और ये SC ST की महिलाओं को मिला के ही टोटल महिलाओं में शामिल किया जाएगा, उनको मिला के। तो 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। साथ में SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। राज्य चाहे तो OBC को, पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकता है। तो ऐसे प्रावधान है जो मैं पिछली क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, निर्वाचन भी कर चुका हूँ। अब एक बात मैंने वहां पे बोला था कि हम राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, इन सब की चर्चा हम अगली क्लासेस में देख लेंगे। तो इस प्रकार आज अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में भी पूछा गया है। राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग की भूमिका के बारे में पंचायतों के लिए पूछा गया है। तो ये सारे प्रावधान आपके ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए हम देखेंगे। तो निर्वाचन वगैरह तो हम देख चुके हैं, और इसमें अभी देख लेंगे कि जैसे ग्राम पंचायत, इसमें सिलेबस में इसी में यूनिट में ग्राम पंचायत का गठन है। साथ साथ में आपका ध्यान रखना है ग्राम पंचायत की शक्तियां जो है, कर्तव्य आदि भी इसी में है। तो उसको भी हम फटाफट देख लेंगे। हालांकि सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, वो जितने दायित्व कर्तव्य सब कुछ हैं वो मैं बता चुका हूँ, निर्वाचन बता चुका हूँ, ग्राम पंचायत का गठन भी बता चुका हूँ, सारी चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो आवश्यक होगा दोबारा मैं उसको फिर फटाफट रिपीट कर दूंगा। तो इस प्रकार अब हम राज्य निर्वाचन आयोग देखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह पहले तो नहीं था उत्तर प्रदेश में, जो ये अधिनियम पुराना अधिनियम था उसमें नहीं था। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब 73वां संविधान संशोधन आया तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज उसमें प्रावधान थे कि जो मैंडेटरी करना जरूरी हो गया था। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की बात, राज्य वित्त आयोग की बात है, साथ में आरक्षण की बात है, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल की बात है। तो ये सारे प्रावधान जो नहीं थे उसको संशोधित करके जो प्रदेश का 1947 का संविधान संशोधन है, वो पंचायती राज अधिनियम है, उसमें डालना पड़ा। यानी संशोधन करके 73वें संविधान संशोधन के बाद कुछ संशोधन करके उसके अनुरूप आपका जो प्रदेश का अधिनियम है उसमें डालना पड़ा। तो उसमें सारे ये प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह, आरक्षण, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, ये सब प्रावधान आवश्यक रूप से जरूरी है, संविधान संशोधन में किए गए हैं, तो इसको डालना जरूरी था। तो राज्य निर्वाचन आयोग जैसा मैंने बताया पहले नहीं था। 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 के पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में। 243 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में भी इसका उल्लेख है, संविधान के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें भी आपका प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में भी इसका उल्लेख है। तो इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में 23 अप्रैल 1994 को राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय की बात करें तो यह लखनऊ में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में अध्यक्ष अगर देखें
तो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो राज प्रताप सिंह हैं, जो 7 मार्च 2024 से हैं। कब से हैं? 7 मार्च 2024 से, यानी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले बात करें तो मनोज कुमार थे। मनोज कुमार, और बहुत जगह बुक वगैरह में देखेंगे तो मनोज कुमार का ही नाम, मनोज कुमार थे इससे पहले। और अभी वर्तमान में श्री राज प्रताप सिंह हैं। 7 मार्च 2024 से ये पद पर आसीन हैं। अगर बात करें तो मनोज कुमार ये आपके 18 जनवरी 2018 से 17 जनवरी तक इनका कार्यकाल था। 18 जनवरी 2018 से लेके ये 17 जनवरी 2024 तक पद पर थे। कौन? मनोज कुमार। तो इस तरीके से अगर यहाँ देख ले तो टोटल 6 वर्ष हो जाता है, 6 वर्ष। तो उसके बाद ये 7 मार्च को ये अपॉइंट हुए हैं राज प्रताप सिंह। तो वर्तमान में अध्यक्ष यही हैं। अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कौन कौन शामिल होता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो राज प्रताप सिंह है, अध्यक्ष ही राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। सहायता हेतु अतिरिक्त आयुक्त होते हैं, ज्वाइंट आयुक्त होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर टाइप के होते हैं। फिर ओएसडी होते हैं, कि जो ओएसडी होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी भी होते हैं, सचिव भी होते हैं और उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो इस प्रकार का यह संगठन है राज्य चुनाव आयोग का, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग। बस आपको अध्यक्ष याद रखना है, आर्टिकल अनुच्छेद याद रखना है और कब इसकी स्थापना हुई इसको याद रखना है। तो 23 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई। यह संशोधन कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को, दूसरे दिन ही इसकी स्थापना हो गई। तो यह ध्यान रखना। आयुक्त की नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रदेश में की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश का हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग है प्रावधान। उत्तर प्रदेश राज्य में 6 वर्ष या 68 वर्ष आयु, यानी किसी की आयु 68 वर्ष हो जाती है तो तब तक वह पद पर बना रहेगा, या उसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष पूरा हो जाए। तो इस प्रकार जो भी पहले हो उसके अनुसार होगा। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 68 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वह इसका पद का कार्यकाल है। तो कार्यकाल 6 वर्ष और 68 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो यह है। उसके बाद बात करें तो राज्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार की जो है दर्जा प्राप्त है जिस प्रकार का हाई कोर्ट में न्यायाधीश का दर्जा होता है। मैंने बताया था कि इनको उसी रीति रिवाज से हटाया जाएगा जिस रीति रिवाज से हाई कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं। तो ये सारी चर्चा हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ ना कि आगे के सिलेबस की 50% बातें वो हो चुकी हैं ऑलरेडी, रिपीट होगा तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के, तो कार्य देखते हैं। कार्य आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कार्य भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार हम देखेंगे। तो जैसा कि पहला जो आपको कार्य ध्यान रखना है, तीनों पंचायती राज अधिनियम के तहत तीनों स्तरों पर चुनाव कराना तथा नगर पालिका के चुनाव कराना। नगर पालिका का भी चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। साथ साथ में आपका जो पंचायत के तीनों स्तर हैं, ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, जिला परिषद बोल दिए, जिला पंचायत उसका। तो तीनों स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका चुनाव कराना, साथ साथ में नगर पालिका का भी चुनाव कराना। पहला कार्य इसका ये हो गया। दूसरे कार्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसके लिए अधिनियम जो है उसको भी याद रखिएगा। नगर पालिका अधिनियम 1916 का यह नगर पालिका अधिनियम है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि जो चुनाव कराता है वह राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है, लेकिन अधिनियम अलग है उसका, इस बात को ध्यान रखना है। आप बढ़ेंगे आगे और आगे हम देखेंगे कि आपका जो है और कार्य क्या है इसके। राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं और इसमें आगे के कार्यों की चर्चा हम देखेंगे फटाफट। अब इसके कार्य, बहुत सारे कार्य हैं। तो चुनाव, आपको किसका चुनाव याद रखना है? पंचायत के तीनों स्तरों का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। मैंने इतनी बातें कर ली है। और नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो होता है, वहां नगर पालिका अधिनियम आपका 1916
यानी 1916 का नगर पालिका अधिनियम के तहत कराया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे इसके कार्य देखेंगे और फटाफट इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब इसके कार्य और देखते हैं कि पहला कार्य तो हो चुका है, दूसरा कार्य देखिएगा। तो अगर बात करें तो दूसरे कार्य में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे जो लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, इसका चुनाव कौन करवाता है? क्या राज्य का चुनाव आयोग करवाता है? राज्य का चुनाव आयोग आपका विधानसभा का चुनाव करवाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाता। ये जो राज्य चुनाव आयोग है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में केंद्र ये जो केंद्र का चुनाव आयोग है उसका सहयोग करता है, सहायक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा तथा विधानसभा विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा कार्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कार्य अगर देखें तो आयोग क्या करता है? आपका मतदाता सूची तैयार करवाता है। राज्य मतदाता सूची तैयार कराना तथा उसका प्रकाशन कराना। मतदाता सूची तैयार कराएगा तथा उसका प्रकाशन भी करवाएगा। तो ये तीसरा कार्य याद रखना है। उसके बाद बात करें तो चौथा कार्य निर्वाचन संबंधी, यानी चौथा कार्य, ठीक है, निर्वाचन संबंधी जो बात होगी, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगा। सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना यह भी कार्य है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो पांचवा ध्यान रखिएगा, पांचवें में आपको ध्यान रखना है निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची जो है, निर्वाचित उम्मीदवारों का जो है क्या करना है कि सूची आपको राज्यपाल को सौंपना। उसके बाद बात करें तो छठा ध्यान रखिएगा, छठे की बात करें तो नामांकन के लिए तिथि घोषित करना। नामांकन के लिए जब चुनाव का नामांकन होता है तो नामांकन की तिथि, साथ में चुनाव की तिथि, नामांकन की तिथि, चुनाव की तिथि और साथ में मतगणना यानी रिजल्ट मतगणना की तिथि तो यह सब भी घोषित करने का कार्य करेगा। तिथि घोषित करना, ठीक है, यह ध्यान रखना है। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि वैध उम्मीदवारों की सूची भी प्रदान करनी। वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करेगा, यह भी कार्य है। तो इस प्रकार जो भी कार्य हैं आपके पंचायतों के चुनाव के संबंधी जो भी होता है,
वो सब ये आपका राज्य चुनाव आयोग करेगा। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि राज्य चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव नहीं करवाता है, या विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग का हेल्प करता है, यानी सपोर्ट देता है। लोकसभा और विधानसभा का जब भी चुनाव होता है तो उसमें यह आपका की सहायक के रूप में यह कार्य करता है। तो ये सारे कार्य आपको ध्यान रखने हैं। अगर एक बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें चुनाव आयोग ही जिला मजिस्ट्रेट जानते होंगे, जो डीएम होते हैं, उनको जिलों में क्या चुनाव के पर्यवेक्षण आदि का जिम्मा यह चुनाव आयोग देता है। तो जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय के चुनाव के संचालन हेतु जिम्मेदार बनाता है। जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित जिलों में जिस जिले का डीएम होगा, जिले में चुनाव को संपन्न कराने का जिम्मा भी चुनाव आयोग राज्य का जिम्मा देता है। तो इस प्रकार संबंधित जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वह संबंधित जिले में चुनाव को संपन्न कराता है। आपको ये भी बात याद रखनी है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो यह चुनाव निर्वाचन आप समझ चुके होंगे। अब इसी में सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, जैसे इसी में लिखा है, इसी यूनिट के अंतर्गत आपको ये भी लिखा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव वगैरह हो चुका है। ग्राम पंचायत का गठन, अब बात बताइए, मैंने बताया नहीं था आपको कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? मैंने नहीं बताया था क्या? बिल्कुल बताया था। धारा 12 की चर्चा मैंने की थी। धारा 12 का जो है धारा 12(1) का, इसमें मैंने कहा था ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत संगठित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। ग्राम पंचायत संगठित होगी। अगर बात करें कैसे होता है संगठित, ठीक है। और अगर बात करें तो कैसे होता है, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान या सदस्यों का संख्या कैसे होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। धारा गा में है 12(1) गा, ये सारी चर्चा हो चुकी है। तो इसमें कैसे होगी, सदस्यों की संख्या, प्रधान व सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत में कैसे होगी, संख्या कैसे होगी, ध्यान रखिए, जनसंख्या के अनुपात में है, मैंने बताया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या होगा कि 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 1 से 2000 की जनसंख्या पर आपके होंगे 11 सदस्य। ये सब चर्चा हो चुकी है, फिर से रिपीट हो रहा है। मैं इसीलिए जो बोलता हूं उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस पे 13 सदस्य हैं। 2001 से लेके 3000 की जनसंख्या के बीच में 13 सदस्य। उसके बाद बात करें तो 3000 से अगर अधिक जनसंख्या है, 3000 से अधिक की जनसंख्या है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, ये 13 है, वहां पे 15 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत का गठन होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य होते हैं, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसी सिलेबस के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल मैंने बताया था कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है। साधारणतः प्रथम बैठक से लेके 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। अगर बात करें तो इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। यह भी प्रावधान था धारा 12 में ही। उसके बाद बात करें तो इसमें एक और बात याद रखनी है कि अगर पंचायत विघटित हो जाती है किसी भी रीजन से, तो विघटित होने की दशा में 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर यह कार्यकाल 6 माह से कम का बचा है तो चुनाव आवश्यक नहीं होगा। अगर कार्यकाल पंचायत का, मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया था, चुनाव
का अगर कार्यकाल 5-6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा। अगर 6 माह से अधिक है, 6 माह से अधिक का कार्यकाल है तो पंचायत का चुनाव किया जाएगा। और पंचायत कितने दिन के लिए गठित की जाएगी? बचे हुए कार्यकाल के लिए गठित की जाएगी। तो जैसे मान लीजिए 4 वर्ष और 2 माह पंचायत को पूरा हुआ है कार्यकाल उसका और विघटित हो जाती है, तो इस दशा में बचा कितना? 10 महीने बचा है, चुनाव करवाया जाएगा। और चुनाव करवाने के बाद में जो पंचायत का कार्यकाल जो बचा हुआ समय 10 माह है उसी के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यह पंचायत का कार्यकाल वगैरह है इसमें। अब इसी में अगला सिलेबस ग्राम पंचायत के कर्तव्य, दायित्व, अधिकार ये सब दिए गए हैं। तो अधिकार कर्तव्य वगैरह दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए। ये सब जो है आपका पंचायती राज अधिनियम और साथ साथ में आपके जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें सब बातों का, इन्हीं सब बातों का उल्लेख है। आप उसको जरूर क्लास देखिएगा, 2-2 घंटे की क्लास है। उसमें मैंने पूरा समग्रता के साथ जितनी भी धाराएं इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने देखा था, सभी अनुच्छेदों को देखा था। जिन अनुच्छेदों में मुझे डीप तक जाना पड़ा था उसको मैंने डिटेल में भी बताया था। तो इस प्रकार मैंने पिछली जो क्लासेस हुई हैं दोनों, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए अब देखेंगे ग्राम पंचायत के अधिकार। ध्यान रखिएगा अब कौन सा पॉइंट है, ग्राम पंचायत के अधिकार इसी सिलेबस के अंतर्गत लिखा हुआ है। पंचायत के अधिकार, साथ में आपका दायित्व, दायित्व है, फिर कृत्य है और साथ में शासन प्रशासन है। तो इस प्रकार ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखना है ग्राम पंचायत के दायित्व, कृत्य, प्रशासन आदि, ये सारी अधिकार भी देखने हैं। तो ये सारी चर्चा हमारी अगर देखें तो आपका जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसमें सब कुछ बाकायदा दिया हुआ है और हम पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से फटाफट रिपीट करना चाहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में धारा 15 की चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें प्रावधान है कि राज्य के अधीन रहते हुए पंचायतों को निम्न कार्य प्राप्त हैं, कृत्य प्राप्त हैं। कौन से दायित्व हैं पंचायत के? तो उसमें मैंने बताया था कि आपका जो इस अधिनियम की बात करें तो यहाँ पे 30 कार्य दिए गए हैं, 30 कार्य या 30 विषय बोलिए। साथ साथ में 73वें संविधान संशोधन में उसमें 29 कार्य या 29 विषय हैं, उससे संबंधित कार्य जो होगा वो ग्राम पंचायत करेगी। तो धारा 15 में ही उसका उल्लेख है। अगर बात करें तो वहां पे अनुच्छेद की बात करें तो 243 जी में इसका उल्लेख है, 11वीं अनुसूची 243 जी। इस प्रकार धारा 15 में राज्य के अधीन रहते हुए, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जब हम पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, उसका समाधान क्या है, तो चुनौतियों में सबसे बड़ा यही है कि यह राज्य के अधीन रहते हुए इसको कार्य करने हैं, राज्य के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीन रहते हुए इसको कार्य करने हैं। मतलब अपने मन से ज्यादातर चीजें नहीं कर सकती पंचायतें, इसीलिए कहीं ना कहीं इसके स्वायत्त शासन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलती है। तो इसमें अगर बात करें तो अब मैं फिर से 30 वो कार्य तो बिल्कुल नहीं लिखने वाला, मैं अच्छे से मैं देख चुका हूं, तो इसमें अब हम नहीं लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो जो कार्य हैं, विषय हैं, वो दिए गए हैं धारा 15 में, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। धारा 16 की बात करें तो धारा 16 में लिखा है कि निम्न कार्य या दायित्व पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं, ग्राम पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। अब सौंपे जा सकते हैं मतलब उसको दिए जा सकते हैं, दिए नहीं गए हैं, दिए तो धारा 15 में गए हैं, 30 विषय 30 कार्य दिए गए हैं, लेकिन सौंपे जा सकते हैं, उसको दिया जा सकता है। क्या क्या दिया जा सकता है? बंजर भूमि, चारागाह भूमि,
चारागाह भूमि, साथ में खाली पड़ी भूमि, खाली पड़ी भूमि का प्रबंधन करने का कार्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, यह कार्य धारा 16 के अधीन दिए जा सकते हैं, दिए नहीं गए हैं, दिए जा सकते हैं, इतना लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बंजर भूमि, साथ साथ में चरागाह भूमि और कोई खाली पड़ी भूमि है तो उससे संबंधित व्यवस्था, उसको मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, ये कार्य आपका दिया गया है। बात करें अब 16 का में, धारा 16 का में, धारा 16 का में क्या प्रावधान है? 16 का में है कि अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थानों को, यानी ग्राम पंचायत के अधिकार सीमा से बाहर कोई स्थित संस्थान है तो उसको ग्राम पंचायतें चंदा दे सकती हैं, बशर्ते क्या? बशर्ते राज्य सरकार की इस पे आज्ञा हो। तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से स्वायत्तता नहीं है, तो यहाँ पे राज्य सरकार की अनुमति होगी, आज्ञा होगी, तभी ग्राम पंचायत अधिकार सीमा से बाहर जाकर, अधिकार सीमा से बाहर किसी संस्थान को चंदा दे सकती है। तो धारा 16 का में लिख सकते हैं आप कि अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थानों, ये सारी चर्चा हो चुकी है, बस यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ किस प्रकार आपका, मैंने बताया था कि वो 2 क्लासेस जो हैं आगे के सिलेबस पर डिपेंड है। अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थानों को चंदा देने का अधिकार है, अधिकार होगा पंचायतों को यदि राज्य आज्ञा दे देता है। तो यहाँ एक तरीके से धारा 16 में यहाँ पे अधिकार है पंचायतों को अधिकार है, प्राप्त है, पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार तो नहीं है लेकिन अधिकार तो है, इतना ध्यान रखिएगा। धारा 17 बात करें, धारा 17 सड़कें, जलमार्ग, सड़कें, जलमार्ग तथा अन्य मामलों के संबंध में पंचायतों का अधिकार है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। धारा 17 में ये प्रावधान है। धारा 18 में सफाई हेतु कार्य करवा सकता है। धारा 18 में स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार 19 में है। तो धारा 18 में सफाई, स्वच्छता तथा सफाई। इसी प्रकार मैंने बताया था आपको कि जो पंचायतें हैं उनको बायलॉज बनाने का भी अधिकार है, बशर्ते किस आधार पे बना सकती हैं। तो मैंने बताया था वहां पे कि आपका स्वच्छता या स्वास्थ्य को लेकर कोई पॉजिटिविटी है तो उसके लिए, साथ साथ में अगर कोई पीने का पानी दूषित कर रहा है, अगर दूषित करने से संबंधी कोई नियम बनाना है तो वो बना सकता है। तो जल स्रोतों का उत्सर्जन जो हो रहा है सड़कों, पोखरों आदि पर, तो उसका प्रबंधन करने संबंधी नियम बना सकता है। तो ये सारे प्रशासनिक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से विधिक, प्रशासनिक और अधिकार दायित्व सब आपके जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में है वहीं पे लिखा हुआ है। साथ साथ में बहुत सारी बातें आपके 73 संविधान संशोधन में लिखी हुई हैं। तो इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। 19 में भी याद रख सकते हैं। 19 में क्या है? अस्पताल की बात है। अस्पताल तथा स्कूलों के साफ सफाई, संधारण, सुधार की बात है। अस्पताल तथा स्कूलों की साफ सफाई, और सुधार आदि की बात है। पंचायतों को प्राप्त कर्तव्य हैं, कार्य हैं, तो ये दायित्व हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे अब ग्राम पंचायतों द्वारा सिफारिश की जा सकती है। कई ग्राम पंचायतों के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल की स्थापना, ये भी ध्यान रख सकते हैं, धारा 20 में है। धारा 20 भी बता देता हूं कि कई ग्राम
कई ग्राम पंचायतों के किसी समूह, कई ग्राम पंचायतों के किसी समूह के लिए संयुक्त प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, यानी कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक संयुक्त प्राइमरी स्कूल या अस्पताल की स्थापना की जा सकती है। स्कूल तथा अस्पताल की स्थापना की जा सकती है। अस्पताल की स्थापना, तो ये सारे दायित्व कार्य हैं, आपको ध्यान रखने हैं। धारा 22 में ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश है। धारा 22 में क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश क्या सिफारिश है? तो इसमें सिफारिश में ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया था कि पंचायत क्षेत्र के अधीन जो आपका सिंचाई विभाग का पतरोल होता है, पटवारी होता है और साथ साथ में आपका चौकीदार है, तो इन सब का नियुक्ति करने, ट्रांसफर करने और साथ साथ में बर्खास्त करने की सिफारिश ग्राम पंचायतें कर सकती हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी ये सारी बातें बता दी थी और आज भी ध्यान रखिएगा। तो धारा 22 में क्या है कि ग्राम पंचायत सिफारिश कर सकती हैं, सिंचाई विभाग का पतरोल है, पटवारी है, चौकीदार है, इनका ट्रांसफर करना, इनका जो है बर्खास्त करना, तो आदि संबंधी नियुक्ति करना, ये आदि करने के लिए सिफारिश कर सकती है। सिफारिश, ठीक है, नियुक्ति नहीं करती, सिफारिश कर सकती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें पंचायतों की कुछ समितियां हैं, उसको भी ध्यान में रख लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस में भी है पंचायतों की समितियां। बहुत हम इस पर नहीं डिटेल जाएंगे और ना उस पर डिटेल बहुत क्वेश्चन आएगा, डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पंचायतों की समितियों पर, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, उसी संबंधित कार्य करेंगी। और किसी पंचायत समिति में कितने सदस्य होंगे या भी मैंने बताया था, उसमें जब चर्चा किए थे आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, तो बेसिकली मैंने जो नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से जो सदस्य होते हैं उसकी चर्चा हमने की थी, तो उन सब का महत्व नहीं है बहुत ज़्यादा। बस आपको रखना है पंचायतों की समितियों में, पंचायतों की समितियों में समितियां देख लेते हैं। तो पंचायतों की समितियां क्या है? तो पहला ध्यान रखिएगा, संयुक्त समिति होती है, संयुक्त समिति होती है, संयुक्त समिति होती है। साथ में दूसरा देखें तो एक तरीके से भू प्रबंधन समिति होती है, भू प्रबंधन समिति होती है। साथ में तीसरा देखिएगा, इसमें अस्थाई कुछ समितियां हैं, ये तो क्या होती हैं? अस्थाई होती हैं, अस्थाई तरीके की होती हैं। जब पंचायतों का गठन होता है उसी समय कभी या जरूरत पड़ने पर स्थापित की जाती हैं। और कुछ हैं अस्थाई समितियां, अस्थाई समितियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अस्थाई समितियों में 6 समितियां हैं, आपको ध्यान रखना है नाम, जैसे नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। साथ में दूसरा है आपका शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। तीसरी है आपकी प्रशासनिक समिति। ये सब अस्थाई परमानेंट कमिटीज हैं, प्रशासनिक समिति है। उसके बाद चौथा है जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति, तो 4 हो गई। 5वां आपको ध्यान रखना है जल प्रबंधन। साथ में 5वां ध्यान रखिए निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति 5वां हो गया। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 6वां, कल्याण समिति। तो इस प्रकार की समितियां भी हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो कितने? 6 समितियां, ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो पंचायतों की समितियां भी हो गई और आपके ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व, कृत, प्रशासन, ये सारी चर्चा आपकी हो चुकी है। अब हम पंचायती राज व्यवस्था के अधीन चुनौतियां और समाधान भी देख लेते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं, समाधान है, उसको भी देख लीजिए। इसी यूनिट के अंतर्गत इसी अध्याय में है पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं, समाधान है। तो पंचायतों का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का निर्माण करना है, उनको लागू करना है। लेकिन इस कार्य को करने हेतु पंचायतों के पास बहुत सारे वित्तीय चुनौतियां हैं, कुछ फंक्शनल आपका जो है प्रॉब्लम है, कार्यात्मक चुनौतियां हैं, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों में देखें तो आपको ध्यान रखना है, कार्यात्मक चुनौतियों में क्या देख रहे हैं हम? पंचायतों के समक्ष चुनौतियां, हेडिंग डाल लीजिए, पंचायतों के समक्ष चुनौतियां ये हमारा विषय है। चुनौतियां भी देखेंगे, समाधान भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेबस में दिया गया है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो चुनौतियों में पहला आपको ध्यान रखना है कार्यात्मक चुनौती, फंक्शनल जो समस्या है वह कार्यात्मक चुनौती। कार्यात्मक चुनौती की बात करें तो इसमें एक पॉइंट ले सकते हैं। तो कार्यात्मक चुनौती में देखें तो ग्राम सभा का कार्य जो है, ग्राम सभा का कार्य तो दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 243A में। ग्राम सभा का कार्य है किसमें? अनुच्छेद 243A में। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ग्राम सभा के कार्य इसमें 243A के अनुसार ग्राम सभा अपने स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो पहली चुनौती यही है कि राज्य विधानमंडल के ऊपर यह रख दिया गया है, विधि द्वारा उपबंधित होगा, यानी राज्य का विधानमंडल जो तय करेगा वही उसी प्रकार के कृत्य का पालन, साथ में क्या, ऐसी शक्तियों का प्रयोग ग्राम सभाएं करेगी। अब बताइए, ज्यादा अगर आप छोड़ देते हैं राज्य के विधानमंडल पे तो वह कैसे होगा उसका कार्य? यानी कि कार्य और शक्तियां विधानमंडल की इच्छा पर है, विधानमंडल की इच्छा करेगी तो कार्य और शक्तियां ग्राम सभाओं को दी जाएगी। तो पहला ग्राम सभा का कार्य ही क्या है, इसकी चुनौती है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा क्या राज्यों की मजबूरी थी कि ग्राम सभा का जो कार्य है वह दे दिया जाए, लेकिन उसको जो है बिल्कुल मैंडेटरी नहीं किया गया है, राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। और इसमें क्या, इससे क्या हुआ कि आम लोगों का जो है इसमें जन भागीदारी की कमी आ गई। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। पहला हो गया बी पॉइंट लीजिए। बी पॉइंट में देखें तो पंचायतों के कार्य व उनका 3 स्तरों पर बंटवारा, ये भी चुनौती है। पंचायतों के कार्य तथा उनका जो 3 स्तरों पर बंटवारा है, वह भी एक चुनौती है। बंटवारा है वह भी एक चुनौती। कैसे चुनौती है तो ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243(6) अनुच्छेद 243(6) के अनुसार क्या है, पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी और ऐसी योजनाएं बनाते समय पंचायतें 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों, जैसा कि 29 विषयों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तय करेंगी। यानी 29 विषय जो दिए गए हैं यह ध्यान में रखे बनाएंगे। लेकिन यूपी सरकार ने 18 विभागों के कार्यों को संबंधित प्रशासनिक आदेशों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया है। कुल 18 विभागों का कार्य और ये हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी, जबकि राज्य सरकार ने, देखो कुल मिला के ये कहना है कि 29 विषय के कार्य दिए जाएंगे, लेकिन यूपी सरकार ने 18 विभागों के कार्य ही पंचायतों को हस्तांतरित किए हैं। जबकि अगर बात करें तो 32 विभागों के कार्य दिए जाने की घोषणा की गई थी पंचायतों को। तो यानी 18 विभागों के कार्य ही इनको सौंपे गए हैं। 29 विषयों के अंतर्गत जुलाई 1999 में पंचायतों को कुछ अतिरिक्त कार्य व शक्तियां हस्तांतरित की गई थी, परंतु वह भी कागजी कार्रवाई है। तो इस प्रकार जो विषय दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो विषय दिए गए हैं उसके अनुरूप विभागों को विभाग कार्य पंचायतों को नहीं सौंप रहे हैं। कहने का मतलब ये है।
तो पंचायतों के कार्य तथा उनका 3 स्तरों पर जो बंटवारा है वह भी एक तरीके से चुनौती है। अतः क्या बात ध्यान रखनी है कि पंचायतों के कार्य अधिकतर राज्यों में अस्पष्ट हैं। ये तो बिल्कुल, मैंने जब अधिनियम पढ़ रहे थे, 73वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे, तो उसी में देखा था कि जो पंचायतों के कार्य हैं वह बिल्कुल अस्पष्ट हैं। क्योंकि अस्पष्ट तभी हो जाते हैं जब आप राज्य विधानमंडल पे छोड़ देंगे। अलग अलग राज्य अपने अनुसार जो है वहां पे तैयार करेंगे, नियम बनाएंगे, उपबंध प्रोविजन करेंगे। तो इस प्रकार राज्य के ऊपर छोड़ना ही बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ी गई हैं। तो कुछ ही राज्यों ने पंचायतों के तीनों स्तरों पर कार्यों का बंटवारा उनकी क्षमता को ध्यान में रख के किया है। कुछ ही राज्य हैं जो इन कार्यों का बंटवारा उनके स्तरों पर उनकी क्षमता के अनुसार उन राज्यों ने किया है, ऐसा बात ध्यान रख सकते हैं हम। बहुत ये सभी कार्य जो है शासनादेश से हस्तांतरित किए गए हैं, जो कभी भी राज्य सरकार द्वारा वापस भी लिए जा सकते हैं। तो ऐसी चुनौतियां हैं। पंचायतों के कार्य अधिकार शक्तियों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित जो ये कराया गया चुनौती है, पारित कराने की चुनौती है। तो इस प्रकार ये जो कार्य हैं वो शासनादेश के द्वारा हस्तांतरित कर दिए गए हैं। अब शासनादेश क्या होता है? शासनादेश से क्या सरकार कभी भी इसको वापस ले सकती है? ये विधानमंडल द्वारा पारित ये नहीं है, जो कि एक चुनौती है। विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा जो इसमें देखिए, तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा है। वित्तीय चुनौती, वित्तीय चुनौती सबसे ज्यादा है पंचायतों के समक्ष। अगर बात करें तो पंचायतों को चाहे जितने भी कार्य सौंप दिए जाएं, परंतु क्या पर्याप्त अगर वित्तीय साधन नहीं है तो वो बेकार है। कार्य आप चाहे इतना दे दीजिए, जब कार्य करने के आपके पास साधन नहीं तो वो कार्य कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का चुनौती है। तो जैसा कि राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में वित्त संबंधी जो प्रावधान है, प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 243 जा में प्रावधान है, जैसे कि आप पहले भी पढ़ाया जा चुका है। इसमें राज्य वित्त आयोग की बात है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रक्रियाओं सीमाओं के भीतर रहते कर शुल्क पथ कर लगाने का जो है अधिकार दे सकती है। कुछ विशेष सीमाओं व नियमों के अंदर राज्य सरकार इन्हें चुंगी कर वगैरह मैंने बताया था, ये सब अधिकार दे सकती है। तो राज्य सरकार अपनी समेकित निधि से भी पंचायतों को अनुदान प्रदान कर सकती है। यह सब प्रावधान यहाँ पे था। लेकिन क्या ये सब व्यवस्था लागू है? तो अधिकतर राज्यों जैसे आपका गुजरात, हरियाणा, पंजाब वगैरह ग्राम पंचायतों को कर लगाने की अधिक शक्तियां दी गई हैं, जबकि इनके पास करों को लागू करने हेतु पर्याप्त मशीनरी नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं वित्तीय समाधान में। आपको ध्यान रखना है। बहुत से राज्य सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत में आपसी संबंधों को देखकर प्रधान या सरपंच में भी कर लगाकर अप्रिय नहीं बनना चाहते, यह भी चुनौती है। वित्तीय चुनौतियों में भी आएगी कि भाई सरपंच है, प्रधान है, अब कर लगा देगा तो क्या जनता में वह वोट का जो है मानसिकता के अनुरूप अगर देखें तो अगर वह कर लगा देता है तो वह अप्रिय हो जाएगा, उसका जो है लोग विरोध भी करेंगे। तो यह अप्रिय नहीं बनना चाहते। ऐसी भी चुनौतियां हैं। पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोतों में काफी भिन्नता है। अधिकतर पंचायतें सरकारी अनुदान पर आधारित हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकारी अनुदान पर आधारित हैं। तो इस प्रकार की वित्तीय चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। वित्तीय चुनौतियां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय चुनौतियों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा ये थ्योरी बेस्ड चीजें हैं। अब इस पे हम देख लेते हैं तीसरा, प्रशासनिक चुनौतियां। प्रशासनिक चुनौतियां, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत ये कर शुल्क वगैरह आदि जो भी है, जा में उसमें बहुत सारे प्रावधान अपना इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार रख लीजिएगा। आई मेरे क्लियर नहीं हूं मैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक चुनौतियों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रशासनिक चुनौतियों में पंचायतों पर राज्य सरकार व नौकरशाही का बिल्कुल नियंत्रण है, बहुत ज्यादा नियंत्रण है पंचायतों पर नौकरशाही तथा सरकार का नियंत्रण है, बिल्कुल नियंत्रण है, बहुत ज्यादा नियंत्रण है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार देखें तो राज्य पंचायती राज अधिवेशन में पंचायतों का निरीक्षण करने, पंचायतों को बर्खास्त करने, पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकार करने या ना करने, ये सारे जो अधिकार हैं
ये राज्य के पास हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चुनौतियां पंचायतों को निर्देश देने, पंचायती के प्रतिनिधियों को बर्खास्त भी कर सकती है राज्य सरकार। तो ऐसे जो भी ये प्रावधान है वो प्रशासनिक चुनौतियों में आ जाएंगे और पंचायतों पर जो है ज्यादातर क्या नौकरशाही तथा राज्य की सरकार हावी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पंचायत को चपरासी, सिपाही, चौकीदार, सिंचाई विभाग, पटवारी, पटवारी, ये मैंने जो बताया था, विरुद्ध सिर्फ शिकायत करने यानी सिफारिश करने की ही व्यवस्था है। उसको ना नियुक्त कर सकता है ना बर्खास्त कर सकता है। अभी मैंने देखा था धारा में। तो पंचायतों के पास यही अधिकार है कि वो सिफारिश दे। अब ये मानना ना मानना आपका प्रशासन में आ जाएगा। तो प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। प्रशासनिक चुनौतियां पंचायतों और उनके कर्मचारियों की कमी भी है। पंचायतों को कृषि, सामाजिक वानिकी, लघु तथा कुटीर उद्योग आदि जो है इसमें योजनाओं का मूल्यांकन करना इत्यादि कार्यों हेतु अनेक तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रशासनिक चुनौतियों में बहुत सारी चीज आ जाएगी। अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति जो होती है पंचायतों में वह राज्य सरकार के द्वारा होती है। राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों, प्राधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति जो है पंचायतों में राज्य सरकार के द्वारा होती है। तो वह भी एक तरीके से चुनौती ही समझेंगे। तो पंचायत में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण है, परंतु सरपंच पति जैसे प्रचलन से उन्हें वो प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है। आप सब वो क्या बोलते हैं, पंचायत मूवी देखे ना, तो प्रधान कौन होता है? प्रधान उसमें जो महिला होती है वो होता है, लेकिन प्रधान कौन बना रहता है? प्रधान बने रहते हैं उसके पति। तो वही बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण तो है, ये इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो है परंतु सरपंच पति जैसे प्रचलन से उन्हें वो शक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि अब जानते हैं कि वहाँ सरपंच जो महिला होती है उनको क्या राष्ट्रगान तक नहीं पता होता है। जब डीएम साहिबा उनको बुलाती हैं कि भाई प्रधान कौन है उनको बुलाइए, जब राष्ट्रगान कराया जाता है तो 2 महीने का उनका अभ्यास चलता है राष्ट्रगान का। वो एक जो पंचायत वेब सीरीज है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसको जरूर देखिए। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो ग्रामीण स्तर पे पंचायतों की व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं आपको उसमें आपको दर्शन देखने को मिलता है। तो वहीं पे यह व्यवस्था है, इसमें आप प्रशासनिक चुनौतियों में देख सकते हैं कि क्या है कि सरपंच पति व्यवस्था जो चल रही है, सरपंच पति व्यवस्था, इससे क्या होता है? सरपंच पति व्यवस्था से क्या महिलाओं के 33% आरक्षण तो है, महिलाएं 33% तो चुनी ही जा रही हैं, लेकिन सरपंच पति व्यवस्था के कारण क्या उनको वह प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए आरक्षण रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उनके पति ही संभाल रहे हैं। और वैसे भी आज अगर देखें तो वर्तमान में प्रधान एक होता है, लेकिन घर में सारे ही प्रधान हो जाते हैं। घर में क्या रिश्तेदार अगल बगल सब जो हैं सब सब प्रधान होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस या भी प्रशासनिक चुनौतियों में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रशासनिक चुनौतियों में आ जाएगा। आरक्षण तो है, लेकिन व्यवस्था जो है ऐसी व्यवस्था चल रही है देश में कि प्रधान पति व्यवस्था चल रही है, सरपंच पति। तो पंचायतों के समक्ष चुनौतियां देख रहे हैं, इसमें आप प्रशासनिक चुनौतियों में ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व पंचायत देख सकते हैं, जिसकी स्थापना केंद्र प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए की गई थी। अभिकरण जिले को नौकरशाही के सीधे जैसे जो न्यायिक अभिकरण होते हैं उसकी स्थापना की बात की गई थी, लेकिन इसमें नौकरशाही हावी है बहुत ज्यादा, और नौकरशाही के सीधे नियंत्रण में था तथा इसकी लगाम जिला कलेक्टर के हाथ में होती थी। कमोबेश आज भी वही स्थिति है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम सामाजिक चुनौतियां देख लेते हैं। तो सामाजिक चुनौतियां भी हैं भाई, सामाजिक चुनौतियां भी, सामाजिक चुनौतियां तो आपको ध्यान रखना है। सामाजिक चुनौतियों में अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे जाति व्यवस्था, महिलाओं का बाहर न निकल, जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। दूसरा देखिएगा आपका जो है पुरुषवादी सोच, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, समाज इससे क्या होता है, महिलाएं बाहर वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। तीसरे की बात करें तो पुरुषवादी मानसिकता भी है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषवादी मानसिकता भी है, सामाजिक मानसिकता है, ठीक है। उसके बाद चौथे में ध्यान रखिएगा कि आपको कमजोर तबके के चुने गए
प्रतिनिधि को पर्याप्त समर्थन ना मिलना, और जो मिलता भी है वो क्या, वो अपना एक तरीके से कोई ना कोई जो कमजोर वर्ग का है उनको लोग, बड़े लोग जो पैसे वाले हैं उनको एक डमी करने के डेट के रूप में, यानी उनको समर्थन देते हैं, चुनाव जीतते हैं, बाकी जो नियंत्रण है वह अपने हाथ में रखते हैं। तो कमजोर तबके के लोगों के लिए पर्याप्त जो समर्थन नहीं मिलता है, कमजोर तबके के जो लोग हैं के लोगों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक चुनौतियों में जाएगा ये सब। चुनी गई महिलाओं में साक्षरता दर कम होना है, तो हमेशा चुनौती रही है, बहुत चुनौतियां हैं। हालांकि शिक्षा, समाज जो ये व्यवस्था है, साक्षरता दर है, बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन आज भी अगर देखें तो जो पिछड़ा वर्ग है या SC ST के क्षेत्र में अगर देखें तो वहां पे बहुत साक्षरता दर की कमी है। ग्रामीण परिवेश में साक्षरता दर की कमी, जिससे क्या होता है, साक्षरता दर की जब कमी होती है जो प्रतिनिधि है उनके अंदर, तो क्या होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, तो वह उस पोटेंशियल, वह उस इंटेंसिटी के साथ कार्य नहीं कर पाती हैं जिससे करना चाहिए। तो ये सब सामाजिक चुनौतियों में आएगा। अन्य चुनौतियां भी हैं, राजनीतिक समझ साधनों का अभाव है, बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी ले लीजिए। अन्य चुनौतियों में देखिए तो इसमें साधनों का अभाव है, जैसे राजनीति की समझ के लिए पर्याप्त वित्तीय शैक्षिक संस्थान नहीं है, वित्तीय शैक्षिक संस्थानों का अभाव है, संस्थानों का अभाव अन्य चुनौतियों में। दूसरा देखिएगा इसी में, अन्य चुनौतियों में चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। आजकल देखते होंगे दवा दारू भी, दवा की व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को, साथ में दारू की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी चुनाव संपन्न हो जाता है। तो मतलब चाहे सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जो, हर जगह दवा और दारू की व्यवस्था करनी ही करनी है। लेकिन कुछ लोग दारू की व्यवस्था करते करते आज पता नहीं कहाँ है, वो क्या बोलते हैं, दोबारा जो है उस पद पर आसीन नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने दवा दारू दोनों की व्यवस्था की थी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चुनाव में क्या देखना है, चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार भी होता है। धांधली, अच्छा वो बता रहे थे चुनाव में क्या ज्यादा पैसा खर्चा होता है, चुनाव में ज्यादा खर्चा भी होता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर खर्च का वहन कर पाने में असमर्थ लोग होते हैं और खर्चा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दवा दारू सबकी व्यवस्था करनी है। चुनाव में धांधली भ्रष्टाचार भी हो जाता है। चुनाव में धांधली, पहले तो बक्सा लूट लिया जाता था, पहले तो बक्सा होता था जो ना, जिसमें वोट डाल के रखते थे, वो बैलेट पेपर चलता था, तो कोई बैलेट पेपर पता चला कि उनका वोट जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो या तो बक्से पर डीजल पेट्रोल डाल के फूंक देते थे। वो कौन सी मूवी है उसकी, कौन सी मूवी है, एक बहुत अच्छी मूवी है जिसमें पंकज त्रिपाठी रहता है, और वो याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें ऐसे ही होता नहीं, एक नक्सलाइट एरिया में चुनाव करवाने जाते हैं, मुझे याद नहीं मूवी का नाम, उसको देखिएगा। तो क्या होता है, बक्से लूट लिया जाता है, तो चुनाव में धांधली भ्रष्टाचार भी हो जाता है। तो बैलेट पेपर को जो पता चला कि विपरीत दिशा में चुनाव वोट जा रहा है, क्या किए, उस पर डीजल डाले और बक्से को भी जला दिए, या बैलेट पेपर चुरा ले गए, उसको अपने अनुसार जो है उस पर मत ठोंक के डाल दिए। हालांकि अब मशीन हो गई है, मशीन बहुत अच्छा खासा भ्रष्टाचार पे कमी लाने के लिए मशीनरी जो व्यवस्था है आपका, ये बहुत अच्छा है। तो चुनाव में धांधली भ्रष्टाचार ये भी बहुत है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने पाने में असमर्थता है। जो कमजोर है वो लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाते। वोटिंग परसेंटेज भी डाउन रहता है, क्योंकि जो लोग बाहर गए हैं या कमजोर लोग चुनाव में ना तो कैंडिडेट के रूप में, ना मतदान देने के रूप में, मतदाता के रूप में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो कमजोर लोग का चुनाव में पार्टिसिपेशन भी कम होता है। यह भी एक तरीके से अन्य चुनौतियों में है। साथ में देखिएगा तो योग्य प्रशासकों, विशेषज्ञों की चुनौती है। साथ में अगर बात करें तो सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी है। न्यूज मीडिया है, बहुत सारे गलत अफवाह तंत्र भी हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चुनौतियां हैं। जन संवाद का अभाव है। प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का, यानी जनतंत्र का अभाव है। साथ में बात करें तो जन सहभागिता की बहुत बड़ी कमी है। तो ये सारी अन्य चुनौतियों में जो आपके पंचायतों के समक्ष चुनौतियां हैं उसमें है।
अब थोड़ा सा समाधान देख लेते हैं, इसका क्या समाधान है। तो चुनौतियों के विपरीत हम जब जाएंगे तो समाधान भी मिल जाएगा। तो अगर चुनौतियां जानते हैं तो समाधान अपने आप निकाल लेंगे। तो समाधान फिर भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। समाधान देख लेते हैं। समाधान क्या है? अगर हमें चुनौतियां पता है तो समाधान कहीं ना कहीं हम खोज लेंगे। तो चुनौतियों के बाद में अब हम देखते हैं समाधान। और समाधान फटाफट देखिएगा। तो इसमें अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भागीदारी होनी चाहिए। अधिकारी के साथ साथ अधिकारी के साथ आम जनता आम जनता का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी सफल कार्यान्वयन में, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में आम जनता भी सहभागी बने। यानी अगर कोई योजनाएं लागू होती हैं, मान लीजिए साफ सफाई से संबंधित कोई योजनाएं, अब ग्रामीण परिवेश में देखें, ग्राम पंचायतों में, तो वहां पे जैसे अब मोदी जी ने तो बहुत चलाया स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन अगर देखें तो वहां पे जो बनाए गए हैं टॉयलेट्स और ये सब, वहां पे उसका उपयोग अभी भी नहीं हो रहा है। तो अब इसमें न तो अधिकारी दोषी हैं, न सरकार दोषी है। इसमें किसका दोष है? तो इसमें आम जनता का दोष है, क्योंकि आम जनता ही लापरवाह। तो अधिकारियों के साथ साथ आम जनता की भी क्या सफल करने में, योजनाओं को सफल करने में जन भागीदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले में समाधान में ध्यान रखिएगा, अधिकारियों के साथ जो है आम जनता किसमें शामिल हो? योजनाओं को सफल बनाने में। दूसरा, कुल मिला के आम जन भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों और विशेषज्ञों को स्वतंत्रता मिले, ताकि क्या हो कि वे अपने अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर इन योजनाओं को या पंचायतों के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको या आपको सफल बनाएं। तो इस प्रकार अगर देखें तो विकासात्मक कार्यों के लिए जो भी आपके प्रशासक हैं या विशेषज्ञ हैं उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो दूसरा ये ध्यान रख सकते हैं कि विशेषज्ञों के, अब ये सब थ्योरी है इसलिए लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं। विशेषज्ञों तथा प्रशासकों को इस प्रकार प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण भी देख सकते हैं। विशेषज्ञों तथा प्रशासकों को ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो विकासात्मक कार्यों के लिए जो है एक तरीके से उसका चुनौती स्वरूप लेके उसमें उसको कार्य को संपादित करें। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है समाधान में। और उसके बाद संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़े व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। यानी संबंधित समस्या जो भी कोई है समस्या है उसका जो वास्तविक आंकड़ा है वह प्रशासन को उपलब्ध कराए, चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे अब प्रधान हो, जो कोई भी हो, वह क्या करे कि संबंधित अधिकारी को, प्रशासन को वास्तविक आंकड़ा और वास्तविक स्थिति का इसको उपलब्ध कराए, ताकि उसके चुनौतियों को जो है उसका समाधान निकाला जा सके। तो वास्तविक तो खैर उपलब्ध कराया ही नहीं जाता है। अगर बनते जो है 2 घर हैं किसी आवास योजना के तहत, तो प्रयास यही रहता है कि उसको 4 बताया जाए, ताकि जो है अपना भी लाभ अर्जित किया जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दल व हाई कमानों को नियंत्रण एवं मार्गदर्शन समय समय पर होना चाहिए, ताकि उनका मनोबल, लगन, ईमानदारी से कार्य करते रहें। इसमें भ्रष्टाचार की कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, भ्रष्टाचार की कमी तो आएगी। भ्रष्टाचार भारत देश से कभी खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो पैसा खर्च करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, वो आय भी करेगा। हर कोई निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करना चाहता। आज की बात करें तो चाहे वो कोई भी पंचायत का स्तर हो, जो चुनाव लड़ रहा है वह अपना बल मजबूत करने हेतु लड़ रहा है, ना कि वह सामाजिक सेवा या जन सेवा करने का कोई उसका संकल्प नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो चुनाव में अधिक से अधिक पैसे खर्च करते हैं और साथ में क्या फिर उसके बाद निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब प्रयास करेंगे तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा। तो विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। विकास कार्यों का समय समय पर क्या करना चाहिए? निगरानी करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। तो मूल्यांकन करना चाहिए, और यह मूल्यांकन करना न केवल प्रशासन का जिम्मेदारी है बल्कि जन भागीदारी भी होनी चाहिए। आपके गांव में कोई सड़क बन रही है, इंटरलॉकिंग बन रही है या कुछ भी कार्य हो रहे, तो वह आपका भी कर्तव्य है, उसको देखिए काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है जो प्रधान है
उसमें उनकी तरफ से कोई ना कमी हो, जो कार्य करने वाले हैं, लेबर फोर्स है, उनकी तरफ से हो सकता है। तो यह आपका कर्तव्य भी है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत में कोई कार्य कर रहा है तो यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसकी निगरानी भी करें। तो विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। सबके द्वारा किया जाना चाहिए, प्रशासन के द्वारा भी किया जाना चाहिए, जन भागीदारी के द्वारा भी किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत हितों के बजाय जनहित को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्णय व क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा समाधान तो यही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। तो व्यक्तिगत कुछ लिख देता हूं, व्यक्तिगत हित के बजाय जनहित, जनहित में योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। क्रियान्वयन करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे समाधान हैं। जो मैंने चुनौतियां बताई उसी का विपरीत ले लीजिए तो वो समाधान हो जाएगा। तो यहाँ तक अब हम बातें होती ही कंप्लीट। अब देखिए, आज ये जो अगली यूनिट है वो एक क्लास में हमारी लगभग क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब कुछ चीजें हैं जो ये थ्योरी बेस हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। वो आपका कॉमन सेंस या समझ लीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर अब समाधान में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब उसको हम बोलते रहें, लिखाते रहें, कम से कम 50 समाधान हो सकते हैं, या 50 क्या 500 समाधान हो सकते हैं। एक एक करके लिखते रहें, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनौतियां अगर आप जानते हैं तो उसके समाधान भी आप ढूंढ लेंगे। तो अगर पेपर में कोई चुनौतियां समाधान से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपने इतना पढ़ लिया है, आपका आधार इतना मजबूत है। आप, मेरा फिर से कहना यही है कि आप पंचायती राज अधिनियम पढ़िए उत्तर प्रदेश का, साथ में 73वां संविधान संशोधन पढ़िए। 73वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 74वां भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लासेस है मेरी, 2-2 घंटे की लगभग हैं, उन दोनों क्लासेस को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगली यूनिट ये वाला पढ़िएगा। इस यूनिट का हर एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं वो से जरूर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपका वह एक आधार है और उसी आधार पर यह डिपेंड है। और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप चुनौतियां, समाधान, सब कुछ अपने आप खोज लेंगे। तो यहाँ पे फालतू की बातें करना हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। तो ज्यादा क्लास लंबी होने से अच्छा है अब यहीं पे विराम करते हैं। समाधान मैंने जितना हो सकता था बता दिया, आप खुद भी ढूंढ के लिख सकते हैं। प्रश्न में क्या आएगा तो उसमें भी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझ के कर लेंगे। अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा आधार मजबूत है तो कैसा भी प्रश्न आए इस चुनौतियों और समाधान से तो उसको हम बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। तो आज की चर्चा आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करिए, साथ साथ में इसको लाइक भी जरूर करिए। और आपका समर्थन मिलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी, बहुत मेरा प्रयास है कि 25-26 तारीख तक, 25 तक पूरा जो मुझे मेरी तरफ से बताना है वो मैं कंप्लीट कर लूँ बात, ताकि 1-2 दिन आपके पास समय हो तो आप फिर से देखना चाहें, फिर से पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल आज की चर्चा को देते हैं विराम। मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।